आज हम जानेंगे बच्चों की सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से थोड़ा जानेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सकारात्मक अर्थशास्त्र से आशय। ठीक है, सकारात्मक अर्थशास्त्र से आशय क्या है उसको हम जानते हैं। तो बच्चों, सकारात्मक जो अर्थशास्त्र होता है वो तथ्यों पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? तथ्यों पे आधारित होता है। मतलब जिसके कुछ हमारे पास प्रमाण होते हैं वो हमारा सकारात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है। और यह सत्यता योग्य होता है, निष्पक्ष होता है। इसमें किसी भी व्यक्तिगत भावना का स्थान नहीं होता है। ये साधारण किसी ना किसी प्रमाण के आधार पर निर्णय देता है, इसीलिए इसे अच्छे बुरे का फैसला नहीं होता। इसमें इसमें वास्तविकता क्या है उसके बारे में पूरी बातें बताई जाती हैं। जैसे भारत में, उदाहरण के साथ समझेंगे कि भारत में जो मुद्रास्फीति की जो दर है वो 2025 में 5.2% थी। तो इसका प्रमाण है, इसीलिए ये सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यदि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाती है तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। यदि न्यूनतम जो मजदूरी बढ़ाई जाती है तो उसके लिए जो बेरोजगारी है वो बढ़ सकती है। ये भी प्रमाण ही है। उसके बाद अगली हमारी है कि जीएसटी लगने से अधिकांश वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है। तो जिसके कुछ प्रमाण होते हैं, जिसका कुछ साक्ष्य होते हैं, वो सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह अर्थशास्त्र वह भाग है जो जो है का वर्णन और विश्लेषण करता है। इसमें तथ्यों पर आधारित कथन होते हैं। यह कथन निष्पक्ष और सत्यापन योग्य होते हैं। इसमें मूल्य निर्णय या अच्छे बुरे का फैसला नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इसके प्रमाण होंगे तो कोई अच्छा या बुरा उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। ठीक है, यह वास्तविकता को बताता है, क्या था, क्या है और क्या होगा, इन सारी बातों को ये बताता है। ठीक है, उसके बाद भारत में मुद्रास्फीति की जो दर है वो 2025 में 5.2% थी। तो इसका प्रमाण है, तभी से इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यदि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाती है तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है। जीएसटी लगने से अधिकांश वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। तो ये इसीलिए इसमें कहा गया है कि सकारात्मक जो अर्थशास्त्र है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्या है हमारे लिए? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से आशय क्या होता है? तो बच्चों, ये उसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है सब? कि इसमें कुछ प्रमाण नहीं होते। प्रमाण कैसे? जैसे कि आपने सुना होगा, आप अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आपने सुना है कि अरे कुछ अपशगुन हो जाएगा, लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है? नहीं, वो केवल कहावत है, नीतियां हैं, जैसे बताई गई हैं हमें पीछे से जो चलती है, वो व्यक्तिगत आधार पे है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं कि यह अर्थशास्त्र वह भाग है जो होना चाहिए। इसकी एक और पहचान है इसकी कि जब आप को इसमें अंतर करने के लिए बोला जाएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हम जो है अंत में, इसके अंत में चाहिए शब्द आएगा। क्या होना चाहिए? तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसमें मूल निर्णय नैतिकता, न्याय और व्यक्तिगत सामाजिक इच्छाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, यह कथन सत्यापन योग्य नहीं होते क्योंकि यह राय पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? राय पर आधारित होते हैं। यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में कैसा होना चाहिए, नीतियां क्या होनी चाहिए। उदाहरण अगर हम देखें इसके, सरकार को अमीरों पर अधिक कर लगाना चाहिए ताकि आय असमान कम हो। यानी कि सरकार ये इसमें है क्या कि सरकार को जो अमीर लोग हैं उन पर अधिक कर लगाना चाहिए ताकि उनकी जो आय है वो असमानता कम हो। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त करना उचित है। न्यूनतम मजदूरी को और बढ़ाया जाना चाहिए, भले ही इससे बेरोजगारी बढ़े। धनी वर्ग को अधिक सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। तो इसमें चाहिए शब्द आप देखोगे कि कहीं ना कहीं चाहिए शब्द का
बार बार रिपीट हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो आप इतना हम जान गए कि इसमें जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होता है वो उसके लिए कोई प्रमाण नहीं होता, सकारात्मक अर्थशास्त्र के लिए उसके लिए प्रमाण होता है। ये क्या होना चाहिए पर आधारित होता है, और जो हमारा सकारात्मक अर्थशास्त्र है वो व्यक्त करता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा। ठीक है, वो इस बात पर आधारित होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके कुछ अंतर भी किए हैं, तो अंतर भी आप अगर चाहें तो अंतरों को भी समझ लीजिए। सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर। प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये वर्णनात्मक प्रकृति का होता है सकारात्मक जो अर्थशास्त्र के, ठीक है, और ये आदेशित प्रकृति का होता है, आदेशात्मक प्रकृति का होता है। अगर हम इसके फोकस की बात करें तो क्या है पर आधारित है, और अगर हम इसकी बात करें आदर्शात्मक की तो ये क्या होना चाहिए पर आधारित होता है। कथन और प्रकृति की अगर हम बात करें तो इसके कुछ प्रमाण होते हैं जिसके आधार पर सकारात्मक अर्थशास्त्र निर्णय या राय प्रस्तुत करता है, और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के कोई प्रमाण नहीं होते, ये केवल राय ही प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी परीक्षण या संभावना की बात करें तो इसका सत्यापन योग्य, इसके मतलब प्रमाण होते हैं तो इसे सिद्ध भी किया जा सकता है, इसे कोई भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करें तो इसको बेटा सिद्ध नहीं किया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य का इस मतलब इसका कारण और परिणाम से संबंध होता है, और अगर हम इसका आदर्शात्मक की बात करें तो ये नीतियां या सुझाव से संबंधित, अच्छाई बुराई से संबंधित होता है। अगर हम इनके उदाहरणों को देखें तो कर बढ़ने से मांग घट जाती है, हाँ प्रमाण है इसका। लेकिन अगर हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करें तो कर बढ़ाना गलत है, उचित है। इसमें केवल सही और गलत के निर्णय इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर देना। बाकी का अगला चैप्टर हम कल इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा उपभोक्ता व्यवहार। ठीक है बच्चों।